तरुण आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग डेली दैनिक करंट अफेयर के आधार पर हम लोग एमसीक्यू लेकर आते हैं, जो रोजमर्रा के जीवन में जो खबरें चल रही है, खास करके द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पर, तो यूपीएससी के प्रीलिम्स को मद्देनजर रखते हुए हम लोग लेकर आते हैं। कुछ दिनों के कारण जो है ये कुछ दिन के बंद हो चुका था, परंतु इसको फिर से हम लोगों ने रीस्टार्ट किया है। कारण तो होती रहती है, परंतु कंटेंट आपको मिलता रहना चाहिए। तो हम बात करते हैं आज के दैनिक करंट अफेयर पर आधारित एमसीक्यू, जो 5 सबसे महत्वपूर्ण है, और ये 29 अक्टूबर 2022 का आप देख सकते हैं। सबसे पहला जो खबर है, इस खबर को आप पढ़िए। आप कह सकते हैं कि भाई ये एमसीक्यू है, और इस एमसीक्यू में क्या कहा गया है इसको हम देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि बाय मिस्टेक आंसर यहीं पर है, परंतु आप इस चीजों को समझिए, है ना, कैसा प्रश्न बन सकता है। सबसे पहला प्रश्न कहता है कि डर्टी बम शब्द हाल ही में किसके संदर्भ में बात किया गया है। ये प्रश्न है डर्टी बम। अब डर्टी बम शब्द आएगा, प्रीलिम्स में अक्सर पूछे जाते हैं इस तरीके के प्रश्न। तो डर्टी बम का संदर्भ किससे है, अर्थात डर्टी बम शब्द हाल में आपको खबरों में देखने को मिला है, तो इसकी संदर्भ की चर्चा की गई है। 4 विकल्प दिए गए हैं, और इसी 4 विकल्प में से एक आपका उत्तर है, जो कि आपको यहां पर ऑलरेडी दे दिया गया है। उत्तर सी है। उत्तर सी में कहता है कि जो डर्टी बम है, एक गंदा बम आप कह सकते हैं, है ना, तो वो एक तरीके से रेडियोधर्मी पाउडर, रेडियो एक्टिविटी पाउडर है, जैसे यूरेनियम हुआ आपका, थोरियम हुआ आपका, इस तरीके के पाउडर से मिलकर बनता है। और ये डर्टी बम एक छर्रे हो गए आपका, छोटे मोटे कील्स हो गए, है ना। आपने डायनामाइट्स का नाम सुना होगा। डायनामाइट्स का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। एक्सीडेंटल आविष्कार माना जाता है डायनामाइट्स को, और शायद उनका देहांत भी इसी में कारण से भी हुआ था। आप पढ़ेंगे अल्फ्रेड नोबेल के बारे में डिटेल से। हाल फिलहाल में नोबेल प्राइज भी मिला है, आप सभी को पता है। तो उन्हीं के नाम पर नोबेल प्राइज, उन्हीं की जो मृत्यु है उनको के आधार पर मिलता है। तो ये जो डर्टी बम है, गंदा बम रेडियोधर्मी पाउडर है, छड़ों के साथ जो है डायनेमिक जैसे विस्फोटक का मिश्रण होता है इसके अंदर में। तो याद रखिएगा, ये पॉइंट आपको प्रश्न में पूछे तो आप समझिएगा कि डायनामाइट्स या जितने भी ऐसे पदार्थ हैं, रेडियोधर्मी पाउडर हुआ, छड़ा हुआ आपका, कील हुआ, लीड हुआ, उन सभी को मिलाकर बम तैयार किया गया। और वो बम बहुत ही घातक होता है, और सबसे घातक की बात यह है कि कई दिनों तक इसका प्रभाव रहता है, इसीलिए इसको डर्टी बम कहा गया या गंदा बम कहा गया, है ना। याद रखिएगा इस चीजों को। इसके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। मिश्रण है आपका विस्फोटकों का, परमाणु बम, और पूरी तरीके से अलग काम करता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण पैदा करने के लिए डायनामाइट्स और अन्य विस्फोटक का भी प्रयोग करता है, क्योंकि पहले ही हमने आपको बता दिया ये चीजों में, है ना। रेडियो एक्टिव होता है। आपने सुना होगा कि जब परमाणु बम नागासाकी और हिरोशिमा पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को गिराया गया था, नागासाकी और हिरोशिमा पर। तो नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराया जाता तो ऐसा कहा जाता था कि कई वर्षों तक उस बम का प्रभाव रहा, क्योंकि भाई वो परमाणु है, रेडियो एक्टिव है, और उसके प्रभाव के कारण जनरेशन में भी काफी चेंजेस आए, वातावरण में बदलाव आ गए। कितना घातक था। अब परमाणु हर देश बना रहा है, आपको देखो, अमेरिका के पास परमाणु, अब रसिया के पास है, पाकिस्तान के पास है, चाइना के पास है, भारत के पास है। पूरी इन 100 साल 50 सालों में एक ही बार यूज हुआ, लेकिन सोचो आज अगर इसका प्रयोग होगा तो धरती तो विनाश है ना। ये सब तो आप जानते हैं, तो ये फैक्ट याद रखिएगा इस चीजों को। दूसरा प्रश्न जो है, आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कितुर उत्सव से संबंधित, ये भी द हिंदू का न्यूज है, आया था। अब कितुर से संबंधित 4 विकल्प दिए गए। पहला विकल्प कहता है कि उड़ीसा राज्य में मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है, जो कि आपका नहीं है। और दूसरा, कितुर शब्द से ही आपको यहां पर विकल्प भी दिया गया कि ये कितुर रानी चन्मा हुआ करती थी, उन्हीं की याद में ये मनाया जाता है, जो अंग्रेजों से उन्होंने लड़ाई किया था। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, बी होगा। तो कितुर चिन्मा महारानी हुआ करती थी, और उन्हीं की याद में आपको ये मनाया जाता है, रानी चन्मा की याद में मनाया जाता है। रानी चन्मा जो है 1778 के युद्ध में, 1778 की बात कर रहे हैं, 1778 के दौरान में ही जो बेलगांव नाम का जगह है वो आपका, वो आप चले जाइए कर्नाटका में आपका, तो उसी वहां पर 1778 के दौरान में अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने नेतृत्व किया था।
लड़ाई किया था अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र बलों के साथ नेतृत्व को, और वो लड़ रही थी। समुदाय है जिसको हम लिंगायत आपका समुदाय कहते हैं। लिंगायत से संबंधित भी कई बार न्यूज में रहा है और प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो लिंगायत साउथ इंडिया के अंदर में कर्नाटका तमिलनाडु वाले रीजन में आप देखेंगे तो उस समुदाय के लिए वो आपको इन्होंने लड़ाई किया था अंग्रेजों से, है ना, आप समझ सकते हैं। तो ये आपका ये चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखेंगे यहां पर कि हॉक एयर डिफेंस इक्विपमेंट क्या है, इससे संबंधित प्रश्न पर विचार करने के लिए कहा जाए। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और तीनों स्टेटमेंट में 4 विकल्प दिए गए हैं, ए फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, केवल थर्ड और तीनों सही, जिसका आंसर आपका डी है, ऑलरेडी जो दिया चुका है। तीनों स्टेटमेंट को एक बार देखते हैं कि भाई जो हॉक एयर डिफेंस इक्विपमेंट है एक मोबाइल वायु रक्षा प्रणाली है। मोबाइल वायु रक्षा प्रणाली जो होता है आपको ऑटोमेटिक सिस्टम, है ना, ये मध्यम दूरी के सतह से हवा, अब देखिए जैसे ही शब्द का प्रयोग है सतह से हवा का मतलब ये लैंड टू एयर, लैंड टू एयर आपको ये मारक क्षमता है, मार करने वाली एक मिसाइल के तौर पर इसको माना जाता है। और हॉक सिस्टम जो पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली की एक पूर्ववर्ती था। तो ये तीनों प्रश्न का इसका उत्तर होगा। तो हॉक एयर डिफेंस सिस्टम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये मोबाइल वायु रक्षा प्रणाली है, मोबाइल वायु रक्षा प्रणाली है। और ये जो मारक क्षमता इसकी है सतह से लेकर लैंड से हवा तक के बीच में ये मारक क्षमता तैयार होती। पहले इसका ऑलरेडी बना हुआ था पूर्वोत्तरी वाली में प्रणाली में, हॉक सिस्टम आपका पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली का एक पूर्वोत्तरी था प्रीवियस में, लेकिन ये इससे संबंधित हम आपको पूछ सकता है आपका हॉक एयर डिफेंस। यहां पर इसमें देख लीजिए थोड़ा सा कहता है कि भाई हॉमिंग ऑल द किलर के लिए छोटा सा ये मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसकी 85% की मार की संभावना है। 85% वो टारगेट को कंप्लीट ही कर देता है। और इसको मॉडर्नाइज किया गया आधुनिकीकरण के बाद जो है ये 18 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई पर और 40 किलोमीटर दूरी तक ये पिन के साथ लक्ष्य को, मतलब एक पिन पॉइंट तक को भी लक्षित कर सकता है, इतनी इसकी एक्यूरेसी होती है ना। सो इसको होमिंग ऑल द किलर, ऑल द वे किलर के लिए छोटा सा ये माध्यम है। आप इस चीजों को आप समझिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका ज्योग्राफी से संबंधित। ज्योग्राफी तो आपने लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें आपने इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा। 3 प्रकार के, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम हुआ, गंगा रिवर सिस्टम हुआ, आपका पेनिसुलर रिवर सिस्टम हुआ, सारे रिवर सिस्टम के बारे में आप पढ़ते हैं। तो उससे संबंधित प्रश्न है आपका, ये प्रीलिम्स में भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से नदियों पर विचार करें। 3 नदी दिए गए हैं, बराक, लोहित और सुबनसिरी। 3 स्टेटमेंट दिए गए और इसमें कहता है कि कौन सा अरुणाचल प्रदेश से होकर बहता है। यह प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश से होकर बहता है। तीनों ब्रह्मपुत्रा के आप कह सकते हैं उप नदी है, सब्सिट्यूटरी आप कह सकते हैं या फिर ट्रिब्यूटरी कह सकते हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश से होकर कौन सा बहता है ये प्रश्न कह रहा है, जिसका उत्तर जो है आपका सेकंड थर्ड है, अर्थात लोहित और सुबनसिरी। बराक जो है अरुणाचल प्रदेश से होकर नहीं बहता है। हम थोड़ा सा मैप में इसकी जानकारी हम देखेंगे कि आखिर किस तरीके से आपका बहता। आप देखिए यहां पर ये हमारी नदी जो है आपका ब्रह्मपुत्रा, आप सभी को पता है कि जो ब्रह्मपुत्रा नदी है आपको वो हिमालय पर्वत, आप तिब्बत चले जाइए, है ना, लद्दाख चले जाइए, उस रीजन से होते 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 हुए इस तरीके से आती है और आने के बाद आप चले जाओ कि अरुणाचल प्रदेश में यू टर्न लेकर आपको यहां पर चली जाती है, आ जाती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब देखिए ब्रह्मपुत्रा जो अरुणाचल प्रदेश का ये मैप देख सकते हैं। अब अरुणाचल प्रदेश में आप देखिए कि ये ब्रह्मपुत्रा ईस्ट, ये देख सकते हैं। एक सेकेंड आप यहां पर ये देखिए, समझिए कि हमने कहा कि एक तो कौन सी नदी, सुबनसिरी नदी, यहां अपर सुबनसिरी, और ये देखिए ये आ जाकर आपको ब्रह्मपुत्रा में मिल रहा है, और असम वाले रीजन और अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन से भी। और ये इधर से आप देख सकते हैं कि एक तो ये हुआ, एक लोहित देखिए अरुणाचल प्रदेश से आ रहा है आपका, लोहित नदी भी है आपका, है ना। तो ये 2 नदियां जो है आपको इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें कहता है कि अरुणाचल प्रदेश से बहता हुआ कौन है भाई, तो लोहित और सुबनसिरी, ये दोनों अरुणाचल प्रदेश में बहते हैं, है ना। बराक असम वाली रीजन में आपको आ जाता है। तो ये पॉइंट है आपका, ये असम वाले रीजन है, अरुणाचल प्रदेश वाला आपका ये ब्रह्मपुत्र, ठीक है। चलिए, तो ये इससे प्रश्न, एक प्रश्न और है लास्ट, इसको बारे में भी हम समझ लेते हैं। LVM-3 रॉकेट, LVM-3 रॉकेट, इनमें से विचार कीजिए
कि अब ये कहता है कि इनका मूल पहला ये क्या है, LVM रॉकेट 3। तो इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और तीनों स्टेटमेंट पे आप देख सकते हैं कि कौन सा कथन है। 3 चरण वाले रॉकेट। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि भाई इसका मूल नाम GLVM के थर्ड है, LVM। दूसरा पॉइंट है कथन सही पूछ रहा है, ये सही। दूसरा 8 टन तक LEO है ना, LEO और 4 टन तक GTO है तक ले जा सकता है ना, और तीनों चरण वाला ये रॉकेट माना जाता है। तो मतलब इसके अनुसार से इसका आंसर सी होगा, सी होगा आपका। अब सी होगा, ये तीनों मतलब स्टेटमेंट्स को फुलफिल करता है। इससे थोड़ी सी जानकारी हम इसमें लेते हैं, देखते हैं कि भाई कहता है कि LVM-3 इसरो के लिए एक वाणिज्य रॉकेट है, मतलब कमर्शियल्स रॉकेट है। ये क्या है भाई, कमर्शियल्स रॉकेट है, और इसका उपयोग इसरो के भारी प्रशिक्षण मिशन के लिए, जो हैवी प्रशिक्षण मिशन के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए इसको बनाया गया था। 664 टन उत्पादन वाले द्रव्यमान के साथ ये GSLV Mk3 का एक नया नाम है ये। तो ये आपके इस तरीके के प्रश्न आपके प्रीलिम्स एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में। तब तक आप इस चैनल पर बने रहिए और भी बहुत सारे ऐसे जाकर वीडियो को देखें और अपने एग्जाम को बूस्ट अप करें। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर से।